11वीं कक्षा की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का पाठ 4 आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और पाठ का नाम है न्याय, जस्टिस। आज हम इसका भाग 1 करेंगे। आज के इस पाठ में या भाग 1 में हम ये चित्र आप देख रहे हैं, न्याय की देवी का चित्र है, जिसमें न्याय की देवी को आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए दिखाया गया है, ताकि जब भी न्याय किया जाए ताकि वो बिना किसी भेदभाव के किया जा सके। ये भी न्याय की देवी का ही एक और चित्र है। तो सबसे पहले प्रश्न पैदा होता है कि न्याय क्या है, किसको कहते हैं न्याय। आप सभी लोगों ने इस शब्द को सुना होगा और आप बता भी सकते होंगे कि न्याय क्या है, लेकिन शब्दों में न्याय क्या है उसको आज जानना जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में न्याय का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जब भी अन्याय होता है तो वह उसके खिलाफ आवाज उठाता है। जब भी आपको लगता है कि समाज में अन्याय हो रहा है तो आप बोलते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में न्याय का बहुत ज्यादा महत्व है। इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं कि न्याय वास्तव में किस भाषा के किस शब्द से बना है। न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, अभी हमने आपको ऊपर बताया था और आप जानते भी हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के जस JUS शब्द से बना है। याद रख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपके याद रहे। लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधन। अतः अगर शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को आपस में बांधे रखती है। दोबारा फिर हम आपको बता रहे हैं, न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के जस JUS शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना। अतः हम कह सकते हैं कि न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को आपस में बांधे रखती है। सरल शब्दों में, बिल्कुल आसान से शब्दों में अगर आपने याद रखना है कि न्याय क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो सही है वह न्याय है और जो सही नहीं है वह अन्याय। आपने देखा होगा, अगर समाज में सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप कहेंगे न्याय हो रहा है, और यदि कुछ भी गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो आप एकदम से आवाज उठाएंगे कि ये अन्याय। तो सिंपल सा अर्थ, आम भाषा में जो अर्थ है वो यही है, जो सही है वो न्याय है और जो सही नहीं है या जो गलत है वह अन्याय। या एक और हम कह सकते हैं कि न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो उचित होती है, यानी कि जो सही होती है। न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो उचित होती है, जिसमें ईमानदारी, निष्पक्षता और स्वार्थहीनता पाई, 3 गुण जिसमें पाए जाते हैं, तभी आप कहेंगे कि न्याय है। ईमानदारी हो, निष्पक्षता हो, किसी का पक्ष ना लिया हो, बगैर किसी पक्षपात के निर्णय किया गया हो, और स्वार्थहीनता। स्वार्थहीनता का मतलब है कि उसमें आपका स्वार्थ ना हो। तो न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो उचित होती है, जिसमें ईमानदारी, निष्पक्षता और स्वार्थहीनता पाई जाती है, तो हम कहेंगे कि ये न्याय है। परिभाषा भी है, सालमंड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना ही न्याय। बिल्कुल छोटी सी सरल से शब्दों में परिभाषा सालमंड ने दी है न्याय की। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना ही न्याय। जिस व्यक्ति का जितना हिस्सा बनता है वो उसको देना। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसका वो हकदार है, तो आप कहेंगे कि अन्याय हो रहा है। इसलिए सालमंड कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना। ये परिभाषा आपने जैसी है वैसी की वैसी याद रखनी है। कई बार पेपर में आ जाती है कि न्याय को परिभाषित कीजिए, तो आपने तब कोई एक परिभाषा किसी विद्वान की देनी होती है। एक और परिभाषा है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो क्या कहता है? अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कामों में दखल अंदाजी ना करना ही न्याय। 2 बातें वो कह रहा है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, कि जो आपको काम दिया गया है उसको कीजिए, और दूसरों के कामों में दखल अंदाजी न करना ही न्याय है। यदि आप अपना काम छोड़कर दूसरों के कामों में टांग अड़ाने लग जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये अन्याय। तो प्लेटो कहता है अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कामों में दखल अंदाजी न करना ही न्याय।
न्याय के आधारभूत तत्व या न्याय की विशेषता। ऐसे हम मतलब इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके आधार पर आप पहचानते हैं कि न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि न्याय की विशेषताएं। कुछ ऐसी खास खास बातें हैं जिनके आधार पर आप कहते हैं कि अब न्याय हो रहा है और अब न्याय नहीं हो। तो वो बातें कौन सी हैं, उनको हम न्याय के आधारभूत तत्व या फिर उनको न्याय की विशेषताएं कहते हैं। तो पहला आधारभूत तत्व है सत्य, जिसको हम कहते हैं ट्रुथ। तो न्याय का जो पहला जिसके आधार पर आप पहचानते हैं कि न्याय हो रहा है नहीं, तो वो है सत्य या ट्रुथ। सत्य क्या है? न्याय का पहला आधारभूत तत्व सत्य है। सत्य का अर्थ यह है कि घटनाओं को उसी रूप में पेश किया जाना चाहिए जिस रूप में वे घटित हुई हैं। सत्य का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, घटनाओं को उसी रूप में पेश किया जाना चाहिए जिस रूप में वे घटित हुई हैं। घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया। आपने देखा होगा अदालतों में कि जब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो जहाँ वकील जो होते हैं वो घटना को अलग प्रकार से पेश करते हैं और तब पता लगता है कि ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय हो रहा है। तो पहला आधारभूत तत्व जिसके आधार पर पहचानते आप, तो वो है सत्य, कि न्याय जो है वो सत्य पर आधारित है। यानी कि घटना को उसी रूप में पेश किया जाना चाहिए जिस रूप में वे घटित हुई हों। घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा तत्व है न्याय का आधारभूत निष्पक्षता, जिसको इम्पार्शलिटी कहते हैं, कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता रहनी चाहिए। क्या है निष्पक्षता? निष्पक्षता का अर्थ यह है कि न्याय प्रदान करते समय लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना। अगर आप इसके आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर, जैसे लड़के को ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं और लड़कियों को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये माना जाता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं। तो वो न्याय की जो दूसरी आधारभूत जो तत्व है, न्याय की जो दूसरी विशेषता, वो ये है कि लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा आधारभूत तत्व है स्वतंत्रता। ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो स्वतंत्रता, लिबर्टी जिसको हम कहते हैं, क्या है? न्याय और स्वतंत्रता में गहरा संबंध है। न्याय के अनुसार व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं तथा जिनसे दूसरों को कोई नुकसान है। तो दोनों में गहरा संबंध है। यदि व्यक्ति अपने काम नहीं करता है और या फिर ऐसे काम करता है कि जिससे दूसरों को नुकसान होता है, तो हम कहते हैं कि वो अन्यायपूर्ण काम कर रहा है। तो स्वतंत्रता भी न्याय का एक आधारभूत तत्व है जो ये कहता है कि व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं तथा जिनसे दूसरों को कोई नुकसान नहीं। एक और नेक्स्ट तत्व है आधारभूत तत्व न्याय का, वो है एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी जिसको हम कहते हैं। एक रूपता क्या है? एक रूपता का अर्थ यह है कि एक जैसे मामलों में एक जैसा न्याय किया जाना चाहिए। दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं कि एक जैसे मामलों में एक जैसा न्याय किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि दो व्यक्तियों ने एक जैसा अपराध किया हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को छोड़ दिया जाए और एक को सजा दे दी जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दोनों व्यक्तियों ने एक जैसा अपराध कर दिया है, लेकिन एक पैसे वाला था, उसको छोड़ दिया गया है, एक के पास पैसा नहीं था, गरीब था, उसको सजा दे दी गई है, तो हम कहेंगे कि एक रूपता नहीं रही है और वो अन्याय है। तो न्याय ये भी मांग करता है कि एक रूपता होनी चाहिए, एक जैसे मामलों में एक जैसा न्याय किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्ति की क्षमताओं का सम्मान। व्यक्ति की क्षमताओं का सम्मान ये भी न्याय के लिए जरूरी है। क्या है व्यक्ति की क्षमताओं का सम्मान? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को कोई भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिस काम को करने की उसमें क्षमता नहीं। अगर आप व्यक्ति से ऐसा काम करवा रहे, जैसे मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को कहें कि 50 किलो का वजन उठाओ और इसको वहां तक लेके जाओ, तो ये अन्यायपूर्ण आप तभी कहेंगे। अब बूढ़े व्यक्तियों से भारी काम करवाना, वो भी हम
तो इसका तो व्यक्ति क्षमताओं का समाज, जिसमें जितनी क्षमता हो काम करने की, उससे उतना ही काम करवाया जाना चाहिए। व्यक्ति को कोई भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिस काम को करने की उसमें क्षमता न हो। उदाहरण के लिए बच्चों और बूढ़ों से भारी काम करवाना अन्याय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं। और एक है जो न्याय का आधारभूत तत्व है, वो है संरक्षणकारी भेदभाव या तर्कशील भेदभाव। वैसे न्याय ये कहता है कि लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। साथ में एक आगे शब्द भी जुड़ा हुआ है और वो शब्द है संरक्षणकारी या तर्कशील। न्याय ये भी कहता है कि भेदभाव करो, लेकिन वो संरक्षणकारी होना चाहिए। अब ये है क्या संरक्षणकारी भेदभाव या तर्कशील भेदभाव, इसको भी जान लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि समाज में कुछ वर्गों के लोग दूसरे वर्गों के लोगों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें ऊपर उठाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जा सकती। ये भेदभाव तब किया जाएगा जब समाज में कुछ लोग ज़्यादा ऊंचे पहुंच गए हैं और समाज में कुछ लोग दबे कुचले हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए। जैसे मान लीजिए उनके पास, किसी के पास, एक व्यक्ति के पास तो घर है, एक व्यक्ति के पास घर नहीं है। अब न्याय ये कहता है कि भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भेदभाव करना जरूरी है। जिसके पास घर नहीं है, अगर आप उसको घर बनाकर दे देते हैं तो वो भेदभाव नहीं हुआ है, बल्कि वो तो उसको ऊपर उठाने के लिए किया गया है। तो इसी को कहते हैं संरक्षणकारी भेदभाव। ये हमने आपको पहले ही बताया है। तो संरक्षणकारी भेदभाव क्या है? यदि समाज में कुछ वर्गों के लोग दूसरे वर्गों के लोगों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें ऊपर उठाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जा सकती है। ऐसा करने से किसी के साथ अन्याय नहीं, बल्कि आप उन लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं जो नीचे दबे हुए हैं, उन लोगों को नहीं दे रहे हैं जो पहले से ऊपर उठ चुके हैं। अगर आप नीचे गिरे हुए आदमी को उठा देते हैं तो वो अन्याय नहीं है। ये सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति गिर गया है, अगर आप उसको उठा देते, लेकिन अगर आप उसको नहीं उठाते, गिरे हुए को गिरा हुआ ही रहने देते हैं, तो वो अन्याय है। लेकिन अगर आप गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, तो इसको कोई भी अन्याय नहीं कहेगा, बल्कि न्याय कहेगा। तो ऐसा करने से अगर आप पिछड़े हुए लोगों को सुविधाएं देते हैं तो इससे किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, बल्कि ऐसा तो इसलिए किया गया है ताकि पिछड़े लोग भी दूसरों के बराबर हो।